नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड और T20 की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज इस ट्रांसमिशन सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम होगा और नेक्स्ट हफ्ते से हमारा प्ले फील्ड होगा इंशाल्लाह रेगुलर। लेकिन पूरा टाइम आपके साथ रहे, एक एक चीज़ पे डिस्कशन होती रही, कब आउट कब इन होना है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है, तमाम तर मामलात पे गुफ्तगू होती रही। तस्नीम समर क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारे साथ रही हैं। इसी तरह सैरिस जमील हमारे पैनल का हिस्सा, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। काशिफ शब्बीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, हमारे साथ मौजूद भी हैं और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। तो ये जो तीन हजरात हैं, इनके साथ और दीगर हमारे जो पैनलिस्ट रहे हैं उनके साथ डिस्कशन होती थी। आज है फाइनल मार्का और अब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जंग। दोनों ने ही T20 वर्ल्ड कप कभी नहीं जीता और आज देखेंगे जो भी जीतेगा उसका ये पहला T20 वर्ल्ड कप होगा कि फाते के तौर पर उठाए। लेकिन स्टैट्स ये बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है जब भी ICC इवेंट्स के सेमीफाइनल्स या फाइनल मार्कों में आया। ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स बहुत अच्छे रहे। 2007 से ये सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भी इसमें उरूज दिखाया, पाकिस्तान ने 2009 का जीता, भारत एक बार जीत चुका है, इंग्लैंड जीत चुका है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। दो वो टीम खेलेंगी, जो जीतेगी उसका पहला होगा। लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन क्या है, इस पर भी बात होगी। और फिर पाकिस्तानी टीम का एग्जिट जैसे हुआ बड़े शानदार तरीके से, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दुख नहीं। हम बारहा ये बात कह रहे हैं, 176 रन का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट था और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग भी एक बड़ा डिफिकल्ट टारगेट रहा किसी भी टीम के लिए, चूँकि ड्यू फैक्टर था। चलें जी, तो इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। काशिफ भाई, आज आपसे हम शुरू करेंगे। पहले तो ज़रा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। आप ज़रा दोनों की अगर परफॉर्मेंसेस देखें, एक चीज़ मुश्तरक है दोनों में इस पूरे टूर्नामेंट, दोनों ने एक एक मैच हारा है अपना जी, और फाइनल में पहुंचे हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा ICC का T20 टूर्नामेंट था। किसी स्टेज पे भी हमें ये नहीं लगा कि बहुत ही वॉक थ्रू है किसी भी टीम के लिए। इवन के आखिरी वक्त तक ये नहीं पता चल रहा था कि क्या इंग्लैंड सारे मैच जीतने के बाद भी सेमीफाइनल में आ रही है कि नहीं आ रही। फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का इस तरीके से मुकाबला रहा। पाकिस्तान के पूल में खुशकिस्मती रही कि पाकिस्तान बहुत पहले क्वालिफाई कर गया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान की आपस में टक्कर रही। तो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड टूर्नामेंट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय ICC। जहाँ तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है, दोनों बिल्कुल मुकाबले की टीमें हैं, बहुत अच्छी टीमें हैं, बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला। सिर्फ एक एक मैच पूल का वो हारी और इन्होंने अपनी क्रिकेट की अच्छी क्वालिटी जो है वो हमें दिखाई। सेमीफाइनल आसान नहीं था दोनों टीमों के लिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बहुत टफ रहा। 19वें ओवर में मुकाबला ज़रूर उन्होंने पूरा कर लिया, लेकिन आखिरी स्टेज तक मैच ऊपर नीचे होता रहा। यही बात न्यूजीलैंड और उसकी थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड क्वालिफाई कर सकता था और हॉट फेवरेट था पाकिस्तान और इंग्लैंड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोथ आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। लेकिन अब जो मैच होने जा रहा है, मुझे ये लग रहा है, पहली बात तो ये है कि टॉस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दिस फाइनल। और जो टॉस जीतेगा उसको बड़ा वाइटल रोल, जी हाँ, उसको 20-30% उसका एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं, पिछले मैच में मैंने कहा था कि टॉस जीतने वाला मैच जीतने का, लेकिन अब मुझे लगता ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास शायद थोड़ा सा एज है ओवर न्यूजीलैंड। एक तो ये है कि कॉनवे उनका जो है वो बाहर हो गया। लेकिन सर जो उनकी रिप्लेसमेंट है सेफरेट, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ठीक है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में वो नहीं खेला। हाँ। आखिरी मैच में खेलने के लिए आया, तो इफ एंड बट्स बहुत ज़्यादा उसके साथ अटैच्ड है। ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर, वो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल बिकॉज इट इज हिज फर्स्ट मैच इन द टूर्नामेंट, इसलिए एक थोड़ा क्लाइमेटाइज करना है। देखिए, मैच गेम कुछ और होती है, बाहर प्रैक्टिस सेशन में खेलना कुछ और बात होती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहते हैं ना, पीकिंग एट द राइट टाइम, तो वो वाली ऑस्ट्रेलिया की बात है। ऑस्ट्रेलिया की सारे टीम फॉर्म में है। निचले वाले उनके बैट्समैन नहीं खेल रहे थे। वेट की पूरे टूर्नामेंट में बारी नहीं आई, लगता ही नहीं था कि खेलेगा। का एक एनालिसिस भी था इस पे कि वेट पूरा हम 1.5-2 साल अगर देखें तो वेट ने बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, वही एक इनिंग उसके लिए, और वो ऐसा जबरदस्त मोरल बूस्टर है वेट के लिए कि वो आज के मैच में भी बहुत क्रूशियल रोल अदा करेगा। और बहुत सारी चीजें काशिफ भाई, आज तो बड़ा कुछ है बोलने के लिए। हाँ जी सैरिश, क्या कंपैरिजन है जी दोनों टीम्स का, और जरा ये कंप्राइज भी करते हैं पूरा वर्ल्ड कप, हमें भी पता चले क्या कुछ हम करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप पहले जब पाकिस्तान क्लिनिकली डिफीट किया उसने जैसे ही इंडिया को, तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का काफ़ी चर्चा रहा था कि ये फाइनल खेलेंगे। लेकिन
सेमीफाइनल्स में हमने देखा ये दोनों ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम्स थी कि टॉस हारने के बावजूद दे डिडंट लेट एनी अदर ओपोनेंट टू मतलब वॉक थ्रू देम, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया उनको। और ये मेरे ख्याल से ये दोनों ऐसी टीम्स थी जो फाइनल डिजर्व करती थी। इन दोनों मतलब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर आप परफॉर्मेंस देखें वो इनके बाद आती हैं, ठीक है। पाकिस्तान एंड इंग्लैंड वर वेरी गुड, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट एग्जिट हो गया दोनों के लिए। इंडिया तो काफ़ी मतलब हॉट फेवरेट रहा था, लेकिन उन्होंने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अभी बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की। मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलिया के उसके पास जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि फाइनल और सेमीफाइनल का जो प्रेशर लेके उसको अब्जॉर्ब करते हैं और उसमें परफॉर्म करते हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस है और वो उसका उनको उन्हीं का मतलब वो जो एज है। टॉस ज़रूरी होगा न्यूजीलैंड के लिए, बिकॉज हमने ये देखा कि इंग्लैंड में जेसन रॉय बाहर हो गए और फिर उनका एक बैटिंग कॉम्बिनेशन सेमीज़ में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी इफेक्ट वो चीज़ भी की थी और आज भी ये चीज़ हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीत जाता है तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते इवन इफ न्यूजीलैंड विंस द टॉस, बिकॉज उनके पास एक नया प्लेयर है, नई कंडीशंस हैं और नया एक बैटिंग कॉम्बिनेशन आएगा। ऑस्ट्रेलिया उसी टीम के साथ चल रहा है, उनके मैंने काफ़ी बायलैटरल्स फॉलो किए ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन 2 साल से उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी T20 में, काफ़ी वीक टीम थी वो और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फाइनल खेलेंगे। अच्छा, इवन तस्नीम भी नहीं कर रही थी, पता है, वो तो कह रही थी कि वो सीरियस भी नहीं लेते, लेकिन देखें वो आ गए हैं सहरिश, ये बात है, अब आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कोई। लेकिन एक चीज़ जो आप भी कह रही हैं, काशिफ भाई ने भी कहा, मैं ज़रा तस्नीम के पास भी जाऊँगा। तस्नीम, डेफिनेटली Australia got edge because they guys are experienced, they know how to play in semis, they know how to play in finals, so definitely experience does matter. Experience always matters. The other day, I think Pat Cummins was the youngest player fielded by the Australians, and he's 28 years old. So I think that tells you what an experienced side that is. Lekin, let's not count out the Kiwis just yet. They've played 3 consecutive finals of ICC tournaments now. So unke paas bhi thoda bahut experience hai. However, I think that there's a lot of factors that are just pushing into Australia's favor ever so slightly. I personally think that New Zealand is the stronger of the two sides, but there are a couple of things like, for example, the sides have played 14 T20s together in their history, and only 4 have been won by New Zealand. So sometimes that psychology does start to get the better of players. New Zealand will both have a point to prove because they have the 2019 ODI final probably still fresh in their minds. Most of these players are in that side as well. So they will definitely want to prove something, and I've really seen that in Nisham's performance, both with the bat and the ball throughout this competition. He, of course, was part of that super over for New Zealand, और अब अगर आप उसको देखें, उसकी body language देखें, look at his performances, some of his bowling has been career bests for him. He bowled, I think, 18 runs only from 2 overs and 1 wicket, the wicket of Liam Livingstone against England, and against Pakistan 3 overs, 18 runs. So for me, this match is going to come down to some key moments between different players. Mitchell Starc and his death over bowling versus Jimmy Neesham and his ability to accelerate the strike rate at the end of the game. So I think that's going to be a big decisive. Do you see any difference? Do you see any difference of the replacement of Devon Conway? जी, काफी फर्क है वैसे. Tim Seifert is an exceptional player. He's a young talent and he is getting better and better every year. पिछले साल जब पाकिस्तान ने यहाँ दौर किया था, तो Seifert had a really remarkable series. I think he was actually man of the series. He scored a match-winning 80. I know he's a very good player, but Tasneem, he has not been tested yet. He has not been tested yet in the World Cup. He's also a very different type of batsman from Devon Conway. Devon Conway, you'll remember, has a very slow strike rate. He plays with a lot of control and care and consideration. And then he has the ability to hit big as the innings go on. So he's an accumulator-style batsman. Tim Seifert is very similar to Glenn Phillips, actually. So he is a bottom-hand dominant player who plays a lot on his offside. And he's a little bit more aggressive naturally than Devon Conway is, and that is both a pro and a con. As we know in T20s, you have to have enough aggression that you don't stagnate the game like we saw with Pakistan's run rate in the last semi-final. So Tim Seifert could be something incredible, match-winning for New Zealand, or he could be really detrimental because that middle order is slightly weak with Kane Williamson not really coming to the party this tournament so much. Yes, और वो वाकई केन विलियमसन पे भी एक इनिंग्स जो है, बट वो इतना बड़ा प्लेयर है कि काशिफ भाई, अगर वो एक दिन चलता है तो फिर कोई नहीं चलता उसके
उसके आगे, ये बात है, इसमें कोई शक नहीं। और विलियमसन के इर्द गिर्द जो है पूरी टीम रिवॉल्व करती है और विलियमसन ही है जिसने एक टीम को इस लेवल तक पहुंचाया। जैसे बाबर, मैं आपको बताऊं, मुझे उसकी मिसाल भी बाबर आजम जैसी लगती है। हम हमेशा से बैटिंग में स्ट्रगल करते आए हैं, हमारे पास बड़े बड़े नाम रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंजमाम हो गए, सईद अनवर हो गए, आमिर सोहेल हो गए, मैं आई कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ नेम्स के हमारे पास प्लेयर्स बहुत बड़े रहे, जावेद मियांदाद साहब लेजेंडरी रहे। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम के दौर में हमारी छोटा बैट्समैन भी एक अच्छे बैट्समैन के तौर पे उभर के आया, केन विलियमसन का ये रोल है। जी बिल्कुल है। और देखें ये बैट्समैन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इसीलिए तो कहते हैं जब आप कैप्टन क्रीज के अंदर हो, कैप्टन परफॉर्म कर रहे हो, तो ओवरऑल वैसी टीम को मोराल जो है बहुत ऊपर लेकर चला जाता है। आप इमरान खान की मिसाल देख लीजिए, वो विकेट लेते थे इमरान खान। पिछले 92 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ कि जब सारी टीम कोलैप्स कर रही थी, उन्होंने फैसला किया कि मैं तीसरे नंबर पर आऊंगा और वहीं से टीम टर्न अराउंड हो गई। कैप्टन जो था वो अपने इर्द गिर्द पूरी टीम को घुमाता था। देखिए इंतजाम भी स्कोर शुरू हो गया। जावेद मियांदाद तो खैर हमेशा से ही वो इन फॉर्म रहे, वो दोनों तीसरे नंबर पर इमरान खान, चौथे नंबर पर जावेद मियांदाद, और ऐसी टीम को संभाल लेते थे। वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे 10 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, तो दोनों ने संभाल लिया 30 ओवर के बाद 92 रन से, और पाकिस्तान जो है पूरी गेम। तो यही कमाल है इसका बाबर आजम का। बाबर आजम ऊपर आता है, वहां आकर टीम को अपने इर्द गिर्द खिलाता है। और सेमीफाइनल के अंदर भी अगर बाबर आजम की आउट होने की बजाय उस वक्त रिजवान अगर आउट हो जाते, टीम का कुछ और स्ट्रक्चर बन जाता है। वो जो हमने 6 ओवर जो जाया किए हैं दरमियान में, जिसमें स्ट्राइक रेट हमारा कम था, वो प्रॉब्लम हो गया। फखर स्ट्रगल कर रहा था, फखर को भेज, मुझे लगता है, मैं अब तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लेकिन वहां पर अगर हफीज होता, मेरी नजर में वो एक स्पिनर को बेहतर खेलने का ऑप्शन था मेरी नजर में। मैं आपको बताता हूँ, देखें प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम ये था कि रिजवान की विकेट जल्दी नहीं गिरी। फ़खर जमान तो सही लेकर चला गया, रिजवान को 11वें ओवर में आउट हो जाना चाहिए था, ताकि देखें जब अगला बैट्समैन आया उसको 5-6 गेंदें टेस्ट करने के लिए मिले। शुएब मलिक अंदर आया, पहली गेंद पे छक्का मारना था, मोहम्मद आसिफ अंदर आया, पहली गेंद पे ही मारना था, हफीज आया, पहली गेंद पे ही मारना था। बाय दैट टाइम फ़खर जमान अपना टाइम निकाल चुका हुआ था। फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट एंड में 172 का था, इसलिए वो कवर अप कर चुका था। ये बड़ी मजे की डिस्कशन है। ब्रेक के बाद ये मजे की डिस्कशन है जी। ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करते हैं। ले जी, ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस हो रही थी, अब ज़रा तीनों उस पर बात कर लेंगे, चारों। मैं भी तो हूँ, मैं क्यों भूल गया था जी सहरिश। अच्छा, अग्री करूंगी मैं काशिफ की इस बात से कि रिजवान क्लियरली स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। उनका एक मतलब एक डिफाइंड एरिया है जिस पे उन्होंने फील्डर असाइन किए हुए थे और वो बाकी कहीं हिट नहीं लग सकते थे। उसके अलावा एक और बात भी थी कि वो काफ़ी 2 दिनों से बीमार भी रहे थे, वो फैक्टर भी एक आ जाता है। ही इज़ अ वॉरियर। और वो मतलब माशाल्लाह वो जिस तरह से उन्होंने, देखें हम जिस तरह बाबर आजम का इफेक्ट कहते हैं ना टीम पे, आप रिजवान का एक अलग इफेक्ट है टीम पे, ठीक है। ये दोनों एक ऐसे माशाल्लाह इतने पता नहीं हमारी किस दुआओं के ये जो है ना, ये हमें अरसे से कर रहे थे हमें कोई ऐसे प्लेयर मिल जाए कि हमारा ओपनिंग मसला हल हो जाए, तो आ गए फिर। और ओपनिंग ये जो है ना, यहाँ पे अगर हमने फिर ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच देखी तो वहाँ पे उन्होंने जो 6-7 ओवर्स में जितने रन बनाए हुए थे उतने हमने नहीं बनाए हुए थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच का बहुत मसला था। पाकिस्तान ये अप्रोच लेके आ रहा था नमीबिया स्कॉटलैंड के उससे कि वहाँ पे देखें थोड़ी वीक बॉलिंग थी, वहाँ पे वो हिट कर जाते थे। एंड पे 189 तक स्कोर पाकिस्तान ने किया था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी, ये वैसी नहीं थी और इन्होंने उस अप्रोच को इनकी सक्सेसफुल नहीं होने दिया। हम हसन अली को नहीं, मैंने पहले भी ये बात की थी, हसन अली का कोई कसूर नहीं है। देखें जब आपकी एक चीज़ शुरू से ही गलत आ रही हो ना, तो उसमें एंड पे अगर हसन अली कैच ले भी लेता ना, तो वो भी काफ़ी स्कोर था, ऑस्ट्रेलिया का कोई ना कोई प्लेयर बना लेता, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं इसी चीज़ के लिए। BBL खेलते रहते हैं, बाकी लीग्स खेलते रहते हैं, उनको पता होता है कि यार हमने क्लीन हिटिंग करनी है। उनकी अप्रोच ही ऐसी होती है, अटैकिंग अप्रोच होती है। लेकिन हमारी जो शुरू से डिफेंसिव अप्रोच आ रही थी और हमारी जो डॉट बॉल्स हुई हैं, बीच में 5 ओवर्स में 28 रन बने हैं, वो वहाँ पे हम मैच
मैच आ रहे थे। ये इस पे बात करनी चाहिए। और मैं बताऊं जो मामला रहा है इंडिया के साथ वो भी यही रहा है कि वो चौक हो गए और 7 से लेके 15 ओवर्स तक बाउंड्री ना मार पाए, तो वो उनके लिए भी डैमेज। ये जो डॉट बॉल कह रही है सैरिश, डू यू एग्री तस्नीम, इफ वी लॉस्ट रिजवान in early overs, the scenario would have been changed? I think it's really easy to say if this person would have gotten out, then that would have happened. मैं material point समझ सकती हूँ कि काशिफ भाई क्या कह रहे हैं. I think it's very interesting that the T20 world is talking about something that the rest of the cricketing world isn't, and that's the concept of strategic wickets. So strategic wickets, strategic retirements, and that is exactly for the situation that you're describing. For situations when batsmen are not able to progress their strike rate, they're not feeling like it's their day, and you as a team captain or a team management understand that, okay, this person's batting isn't working, strategic retirement, and send in e.g. Andre Russell or whoever on the basis of the match requirements. Now, I think that is probably the next place that we will start pushing T20 cricket, because T20 cricket is ever changing and evolving. It's had a very short lifespan and it's changed so much since its original inception. So इसलिए I think शायद T20 leagues पहले अब experiment करें. Strategic timeouts पहले हमने देखे हैं, तो strategic timeouts के बाद I think that strategic wickets or strategic retirements are almost imminent in our sport. So I'm not really fussed, or I can't really say whether or not that Rizwan would have done this or somebody else would have done that, but I understand this implication. There are very much days where you're chasing a target or trying to set a commendable target, and the only way that you can do that is with your in-form batsman, and form is not something that necessarily stretches days and days and days. It's possible maybe today Warner will be terrible, who knows, you know? So I think that strategic wickets are probably the next place that the sport will start looking at. अच्छा ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों पे इफ्स एंड बट्स पे बात कर लेते हैं, लेकिन जो बात एक चीज़ है कि हमने इस वर्ल्ड कप में कई टीम्स ने हमसे सीखा कि यार आप शुरू के ओवर में अगर तेज़ नहीं भी जा रहे तो आप अपनी विकेट बचा लें, तो आखिरी ओवर्स में, यानी पहले 10 ओवर में अगर 60-70 होते हैं तो आखिरी ओवर में 10 ओवर में हम 100 भी करके दिखा रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी हुआ हमने। ये बात तो है, ये क्रेडिट तो जाता है वैसे हमारे ओपनर्स को। जी बिल्कुल जाता है, और मैं इसको ना एक और जाविये में डिस्कस करता हूँ कि आप देखें अब अगली जो सिचुएशन पाकिस्तान के साथ आने वाली है वो ये है कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, इन दोनों की रिटायरमेंट अराउंड द कॉर्नर है, और ये बिल्कुल होने वाले मतलब 6 महीने साल बाद, हाँ, वो वर्ल्ड कप एक साल बाद खेला नहीं है। फिर हमें वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या डू वी स्टिल वांट टू परसिस्ट विद रिजवान और बाबर एज एन ओपनर। हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम बाबर को एक पोजीशन नीचे लेकर आए तो हम, क्योंकि हमें मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रेंथन करना है, वहां पर भी हमें लेकिन बाबर देखिए, मैं आपको बताऊं एक चीज़, अभी फिलवक्त जो मुझे लग रहा है, आप लोग इससे एग्री करें ना करें आपकी मर्जी, बाबर फास्ट गेम जो है बहुत स्पीडी, अचानक नहीं खेलने वाला प्लेयर, बिल्कुल ठीक है। वो आराम से अपना टाइम लेता है, उसके बाद उसको आप जैसा मर्जी खिला दें, फिर वो पिच का बादशाह है, बिल्कुल, वो तो पूरी दुनिया। लेकिन अगर आप कहें कि वो मिडिल ऑर्डर में आए और ओपनर आपके ना आउट हुए और आखिरी 7-8 ओवर रह गए और आप कहें जी बाबर जा यार छक्के वक्के, नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बैटिंग ऑर्डर को दोबारा चेंज करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पर। हमें मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंक्लूजन ऑफ हैदर अली इन द टीम, उसके अलावा मोहम्मद ये आसिफ का किस पोजीशन में एडजस्ट करना है। हैदर अली परमानेंटली शुड बी इन द टीम। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की ना 2 टीम्स होनी चाहिए, एक होनी चाहिए टेस्ट स्क्वाड एंड 50 जो 50 मैचेस चाहिए, नहीं, हमारे प्लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट। मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट मैच और 50 की एक टीम होगी, उसमें 1-2 बंदे प्लस माइनस हो जाएंगे, और T20 की अलग टीम होगी। देखें 50 गेम ओवर मैच भी अब खेलना जो है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट चाहिए। T20 ने सारा टेम्परामेंट ही ख़राब करके रख दिया प्लेयर्स का, इसलिए आपको टेस्ट मैच वाले टेम्परामेंट वाले 1-2 बंदे चाहिए 50 ओवर को पूरा सर्वाइव करने के लिए। आपने हैदर बात की एक चीज़ काशिफ भाई, आप तीनों, आपको याद होगा एक टाइम था 50 ओवर्स में 400 रन बन रहे थे, और अब
वो खत्म होता जा रहा है 50 ओवर में, बड़ी से बड़ी टीम 300 350 खत्म हो जाती है। देखें जब तक आप हैदर को और आसिफ को थोड़ा सा ज़रा टेस्ट मैच का भी फ्लेवर दें, 50 ओवर का भी फ्लेवर दें, ताकि उनमें थोड़ा टेम्परामेंट आए। T20 में 120 गेंदें होती हैं, 120 गेंदें खेलनी होती हैं। अब वो 120 गेंदें खेल हमारे दिमाग पे ये होता है जिस तरह पता नहीं कितना रश ऑफ ब्लड होता है कि जाके साथ ही छक्के मारने, ऐसी गेम नहीं है। हर बैट्समैन को 2 4 5 गेंदें चाहिए होती हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, पेस ऑफ द विकेट को देखने के लिए और अपने बल्ले को मिडल करने के लिए। जब तक आपकी बॉल, चाहे आपने बॉल रोकें, और अगर मिडल से बॉल रुके तो फिर जो कॉन्फिडेंस बैट्समैन में आता है वो बात ही कुछ और होती है। लेकिन अगर आप एक कैच लग के चौका लग जाए उसका कोई कॉन्फिडेंस बैट्समैन को नहीं आता। इसलिए वो 4-5 गेंदों का कॉन्फिडेंस बैट्समैन को देना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि रिजवान का लंबा परसिस्ट करना, उससे नुकसान क्या हुआ कि आसिफ ने आते साथ पहली गेंद पे छक्का मारना था, नहीं मार सका। शोएब मलिक ने पहली गेंद पे ही छक्का मारना था, नहीं मार सका। हफीज़ ने पहली गेंद पे ही मारना था, वो नहीं मार सका। लेकिन चूंकि टाइम मिल चुका हुआ था फ़खर ज़मान को, उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया और एंड कहाँ किया, 171 पे। टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? टर्निंग पॉइंट वाज द 19th ओवर ऑफ कमिंस। हेजलवुड के 17वें ओवर में पड़े हैं 20 रन, स्टार्क को पड़े हैं 20 रन, कमिंस को पड़े हैं 3 रन, फिर स्टार्क को पड़े हैं 18 रन। अच्छा, तो इसका मतलब है वो जो बीच का ओवर था, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं, that was the turning point. बिल्कुल ठीक सर। If we had 190 on the board, स्टार्क की पेस 190 on the board अगर हमारे पास होता तो किसी सूरत हम वो हो जाना था। 185 was on the cards, लेकिन वो 19th होता, 185 भी होता, बस वो 19th ओवर हमें मरवा दिया। अब तो होता या ना होता, हो गया जो होना। पहले देखा हुआ है, पोस्ट मैच डिस्कशन, सही बात। वो पहले देखा हुआ है कि हमने 190 करके भी हम हारे हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमें टारगेट 200 प्लस रखना चाहिए। वैसे सेमी के लिए हमें इतना दिल रख के खेलना चाहिए, ये बात भी मैं एग्री हूं। अगर बाबर और रिजवान ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया आपको, तो आप उस चीज को एक्सेलरेट करें। बाकी 9 खिलाड़ियों, जो 8 खिलाड़ी हैं, उनका भी ये काम है भाई कि तुम लोग भी उसी तरह उसको एक्सेलरेट करो। हसन और शादाब की बैटिंग टेस्ट ही नहीं हुई अभी पूरे टूर्नामेंट में, मतलब विकेट्स लेके घर ही आए हैं। हसन की बॉलिंग टेस्ट होगी, बड़ा नहीं है बैट्समैन। मतलब हमें ये करना चाहिए था कि एटलीस्ट हमें एक्सेलरेट करना चाहिए था। हफीज ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, जितनी भी उन्होंने खेली है, उनको चांस बिल्कुल मिलना चाहिए था। अगर आप देख रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। हफीज ने टाइमली 30 रन भी हमें करके दिए, 30 प्लस भी वो टाइमली था। काशिफ की एक बात से मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो कह रहे हैं कि हमारी 2 टीम्स होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ हमारी T20 की 2 टीम्स होनी चाहिए, सेना कंडीशंस की अलग होनी चाहिए। देखिए अभी आप बात कर रहे हैं हफीज होगा या मलिक होगा, ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे सूटेबल है या नहीं। इवन आसिफ अली भी सूटेबल है या नहीं। आसिफ अली PSL में यही पिचेस पे खेल के इसने इस्लामाबाद को जिताया हुआ है, सो ही हैड दैट एक्सपीरियंस, ठीक है। मलिक ने इसी पिच पे एशिया कप में पाकिस्तान को जिताया हुआ था, वो अफगानिस्तान के खिलाफ में। इसके अलावा स्पिन के आपको पता काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो इनका यहाँ एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, वहाँ पे हम स्ट्रगल करेंगे। वहाँ पे ये है, फ़खर का एक्सपीरियंस हमारे पास है, बाबर का एक्सपीरियंस है, यासिर शाह का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये जो बीच के हमारे खिलाड़ी, इनमें से किसी का एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे। वहाँ हम स्ट्रगल करते हैं। तो हम यही टीम लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया? मेरा तो ये क्वेश्चन है। आई एम सॉरी टू स्पॉइल द पार्टी, लेकिन आसिफ, हफीज, शोएब मलिक, दे आर नॉट द प्लेयर्स वी कैन टेक। यानी अगले वर्ल्ड कप के लिए हमें इस पर भी नजर रखनी है। और हैदर भी ज्यादातर सर ऑफ साइड पे कम और लेग पे ज्यादा खेलता है, उसको इस पे भी काम करना है। तो यंग है यार, बहुत सारी चीजें सीखने की है। सो तस्नीम, डू यू एग्री? आई द सेम थिंग जो काशिफ कह रहे हैं, जो सैरिश कह रही हैं कि टीम शुड बी चेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया। Okay, let's break down this question a little bit. So first of all, Asif Ali will be great in Australia because he plays pace very well. So you want to load up on players who play pace very well because that's what the Aussies do really well, and maybe worry about people who play spin a little bit less. So we need to remember that T20s in Australia are not the same as playing test matches in Australia. You are not fighting a pitch over 5 days in changing conditions. It is, like Asif I said, 120 balls, that's it. So pitch conditions are a lot less determinative in T20 cricket than they are in the longer format of the game. That's very obvious. As for the fact that our players don't play, Tasneem, as you said and Kasif said, it's 120 balls just. It's not just because T20 game has been changing continually. You watch all the games. So the game has been changing after every 3 overs. Every 3 overs scenario change हो जाता है, फिर हमें नए तरीके से खेलना पड़ता है, फिर हमें नई प्लानिंग करनी पड़ती है. So that's the problem actually.
देखें टेस्ट क्रिकेट में लोग बात करते हैं about sessions. So the way that we consider sessions in T20 cricket are just phases. So of course phases can change. If you think about a test match, it's over 5 days, and then you break down the sessions as a time period, then you can do the exact same thing with T20 cricket as well. 120 balls, you can consider it a little or you can consider it a lot. The reality is that's 12 balls per batsman. That's it. That's just 12 deliveries for each of your 10 wickets that you have. So you can express it in different ways, but if the important question becomes can we be successful in Australia, then we need to look at what success in Australia usually requires. This T20 technique अब जो एक सिनेरियो है, मैं एक थोड़े से सिनेरियो पे आपसे बात करता हूँ. चले तीनों, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, बट the thing is that if you are going to play 120 balls, you have to make 2 runs on each ball. Exactly. Right? Yeah. So ये सिनेरियो, ये जो टैक्टिक है ये सिर्फ UAE में काम कर सकता है of wicket in hands and no acceleration. There are very few pitches in the world or conditions in the world that this will be successful in. Australia is very much not one of those pitches. The other thing is that fast bowlers worldwide will become a lot more important in those conditions. So it's not that we don't need to look at our test results and try and draw some comparative analysis. T20 cricket is a little bit different. Maybe a little bit fairer analysis would be ODI cricket, and it's not the end of the world that Pakistan has not won an ODI in Australian conditions. Excuse me. एक छोटा सा ब्रेक से वापस आता हूँ. तो जरा आप इस पे भी बात करते हैं कि जो सिलेक्शन हुई है बांग्लादेश के लिए उस पर भी, और अभी वापस आते हैं जरा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाली बात भी करके देखते हैं. बहुत हो गई पाकिस्तान की बात, अब माशाल्लाह हम अच्छा खेलें. वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पे बात करते हैं. वेलकम बैक जी. जहां पर ट्रॉफी की दौड़ की रेस लगी, जान मारी चैंपियंस ने फाइनल की रेस में पहुंचे और ट्रॉफी उठाएं, वहीं पर मैदान के चैंपियंस यानी ज़बरदस्त फील्डिंग करते हुए चैंपियंस ने कोशिश की दागों के चैंपियन की ट्रॉफी उठाएं थ्रू आउट द टूर्नामेंट. आइए देखते हैं दागों के चैंपियन. अच्छा जी, सहरिश, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि आज न्यूजीलैंड के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है, तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि उसने अभी तक वर्ल्ड कप जीतने का मज़ा नहीं चखा किसी भी फॉर्मेट में. देखें हाँ, टेस्ट चैंपियनशिप छोड़ दें. हाँ, तो टेस्ट चैंपियनशिप थी. देखिए न्यूजीलैंड, मैं खुद चाहती हूँ कि वो एक डिसेंट टीम है, उसको जीतना चाहिए. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका जीतने से उनका काफ़ी मोरल बूस्ट होगा. उनके जो पिछले सारे जख्म हैं वो भी काफ़ी हद तक हील हो जाएंगे. इतना ना हो जाए कि बाद में हमें भी भुगतना पड़े. नहीं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मेरे ख्याल से लाइक आई माइट बी रॉन्ग, हर टीम का ना काउंटर होता है. जिस तरह पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता नॉकआउट में, इंडिया हरा लेता है, इस तरह हम न्यूजीलैंड को हरा लेते हैं, इंडिया नहीं हरा सकता. अभी जो इक्वेशन ये बात तो ठीक थी. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ टीम फॉर यू. तो मैं तो ये चाहूंगी कि वैसे न्यूजीलैंड को टॉस जीत जाए और कई मतलब, क्योंकि उम्मीद जाग जाए, क्योंकि उसके अलावा तो काफी मुश्किल होगा न्यूजीलैंड. हाँ जी, काशिफ भाई जी, बस टॉस जिता दें न्यूजीलैंड, बाकी फिर देख लेंगे. हम न्यूजीलैंड को बाकी देख लेंगे. मैं जरा चाह रहा हूँ इसके बाद हम करें बांग्लादेश वाले मामले पर भी डिस्कशन. सो तस्नीम, बिफोर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश टूर, मैं चाहूंगा जरा न्यूजीलैंड की कोई ऐसी चीज बता दें हमें कि बस टॉस ही जीते तो मैच जीत जाएगा. व्हाट डू यू थिंक? टॉस डिपेंडेंट वर्ल्ड कप है.
खुश होंगे। आई थिंक न्यूजीलैंड बेहतर टीम है T20 में और जो उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, आई थिंक कि वो एक ऐसी टीम है जो टॉस लूज करने के निस्बत वो फिर भी जीत सकते हैं। And that's something that I've said about England. It's something that I've said about Pakistan. There's a handful of teams that could do it. I think New Zealand's bowling is stronger. Pakistan bowled a little bit poorly at the death. England bowled very poorly at the death. I don't think that New Zealand will do the exact same thing. So I think that even with a lost toss, it is possible for New Zealand to win. They will have to bowl their absolute best if that's the case. ओहो ले जी, अब ज़रा बात करेंगे जल्दी जल्दी, मैं चाहूँगा अभी टाइम है तो बहुत सारी बात कर लें। काश भाई, बांग्लादेश वाले टूर के लिए थोड़ा सा और रिव्यू कर लेते टीम का, तो नए प्लेयर्स की इंडक्शन हो जाती, शाहीन को थोड़ा रेस्ट, हसन को भी दे सकते थे, या नहीं चले हसन को खिलाना है, उसकी फॉर्म वापस आनी है तो ठीक है, लेकिन 2-4 प्लेयर्स को तो मिल सकता था। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ जिस तरह हफीज़ ने डिसाइड किया कि वो बांग्लादेश टूर पे नहीं जा रहा था, इसी तरीके से मे बी शुएब मलिक, मे बी रिजवान, मे बी फ़खर ज़मान और शाहीन शाह अफरीदी। ऑब्वियसली मैं कहता हूँ शाहीन शाह अफरीदी इज़ वन प्लेयर जिसको हमें रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ही इज़ एन एसेट फॉर मैं समझता हूँ सरफराज को एज अ प्लेयर भी खिलाना ज़रूरी है, टेस्ट तो करें, आपको ज़रूरत जी पड़ बिल्कुल। सकती है। और मिडिल ऑर्डर के लिए जहाँ हम इतनी बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की वहाँ पर उसको बीच में लाया जा सकता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि आप सरफराज को कहाँ लेकर आएंगे, किसकी रिप्लेसमेंट बैट्समैन तो नहीं, मगर कहाँ लेकर आएंगे? क्या आप शुएब मलिक की जगह हाँ आप खिला सकते हैं बांग्लादेश के लिए। वर्ल्ड कप की तो बात ही नहीं, बांग्लादेश में सरफराज को मेरा ख्याल है चांस मिलना चाहिए था, खेलना चाहिए था, लेकिन हैदर अली की अपॉर्चुनिटी है, मेरा ख्याल है धानी भी खेलेगा इस सीरीज़ में, और शाहीन शाह अफरीदी को वहाँ जाकर भी मेरा ख्याल है एक आध मैच की रेस्ट देना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फटीग हो चुका हुआ है। मैं कहता हूँ पहला खिला लें, 2 मैच रेस्ट देते, पहले में वो जितवा दे, अच्छी अपनी बॉलिंग कर ले तो आप रेस्ट दे, मतलब आप बाकी बॉलर्स पर डालें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और देखें। वैसे भी जो इस वक्त मोरल है, जो साइकोलॉजिकल नहीं, जो साइकोलॉजिकल पोजीशन है बांग्लादेश की, वो इतनी हाई, हमारी तो है ना, हमारी तो डेफिनेटली है, वो इतनी हाई नोट पे नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ न्यू टैलेंट को ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, और यही अमलगमेशन जब होती है ना एक्सपीरियंस प्लस न्यू टैलेंट की, वहीं आप सीखते हैं गेम की परफॉर्मेंस। क्या कहती हैं मैडम? हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि जो अभी हमने बेंच स्ट्रेंथ जो हमारी थी वर्ल्ड कप की, उसको इसमें टेस्ट करना चाहिए। शाहीन को का रेस्ट बहुत ज़रूरी है, PSL खेली, उसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ उन्होंने खेली है, उसके बाद वो नेशनल T20 कप खेले हैं, मतलब आप देखें वो मतलब अगर हम उन्हें कंटिन्यूसली खिलाते जाएंगे ना तो ये बहुत जल्दी उनका मतलब इंजरीज वगैरह इंजरी प्रोन हो जाएंगे। फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देना जरूरी है। शाहीन का तो ये कि हर फॉर्मेट में आपके साथ है ना, उसने टेस्ट भी खेलना है, उसने वनडे भी खेलना है, उसने T20 भी खेलना है, क्या कहते हैं? तो मेरे ख्याल से उनको बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए। बांग्लादेश ये तब हम ना रेस्ट देते अगर ये बांग्लादेश वाला टूर वर्ल्ड कप से पहले हो रहा होता, तब हमारा एक्सपीरियंस वहाँ मैटर करता था। अभी नहीं करा, अब हम वर्ल्ड कप खेल के आ रहे हैं, इन प्लेयर्स सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए, जो स्ट्रैटेजीज बाकी टीम्स भी करती हैं। इंडिया अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें, वो काफ़ी मतलब प्राइम एग्जांपल है, वो अक्सर अपने ऐसे टूर्स पे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं, भेज देते हैं, बिल्कुल बी टीम भेज देते हैं। तो हमें भी वैसे अगर हम लेके जा रहे हैं तो जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है, हैदर, सरफराज, दानी, वसीम, ये सारे जो प्लेयर्स जिन्हें हमने टेस्ट नहीं किया हुआ, इनको हमें मेरे ख्याल से इफ्तिखार भी या खिलाना। वेरी गुड प्लेयर। क्या कहती हैं तस्नीम? Yeah, I somewhat agree. I just want to remind everyone that Bangladesh is not an easy team. Australia भी हार के आया, New Zealand भी हार के आया। But I think Tasneem, Bangladesh is not that previous team. वो जो बांग्लादेश का एक खासा होता था, बांग्लादेश के अंदर तमीम इकबाल का होना और शकीबुल हसन का होना और फिर वो मुशफिकुर रहमान उसका होना, so that was a tough team. But it's now a changed team, I think so. Well, they just beat Australia and New Zealand at home in bilateral series. So I think it was a B team of New Zealand. Tasneem, it was a B team of New Zealand. I'll just add to Tasneem that both of them are now playing the final. Oh yes, both of them are now playing the final. That's my point. That's exactly my point. So the teams playing the final lost in a bilateral series in Bangladesh because the conditions are so specific. Bangladesh can have a big gulf between the teams that they're playing and still trip them up because of those conditions. So you have to decide as a touring country what your aims and objectives are. Are they to gain experience of worldwide conditions and improve your... So we don't have to field MENA teams and SENA teams if we just grow players' capacities to play different ways. So players should be able to play a short delivery even if they're playing in conditions where they don't normally get short deliveries. So this is my point about Bangladesh. Should we test Fakhar as an opener?
Yeah, actually, I wanted Shukr. Fakhr as an opener because Easy he with the went to league, the yeah. World Cup. Slightly better strike rate, and I think it matters in T20 cricket. I would bat Babar Azam one down. ओह काशिफ भाई आप तो पहले से कह रहे हैं जी, लेकिन बिल्कुल। क्या फखर रिजवान ओपनिंग होनी चाहिए? जी, क्योंकि रिजवान की इसके बाद जगह ही नहीं बनती। रिजवान को अगर आप नीचे खिलाएंगे तो रिजवान को ज़ाया करने वाली बात है, और रिजवान को उसके आप स्टैट्स अच्छे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ और स्कोर्स बन रहे हैं, दूसरा बनाते मेरा हैं। ख्याल है कि अब जो हमारे कोचेज हैं वो रिजवान की ऑफ साइड पे फोकस करेंगे, क्योंकि करना चाहिए भी। पता नहीं क्या वजह करना हुई है, चाहिए। 4-5-6 महीनों से वो बिल्कुल ऑफ साइड पे खेलना ही भूल गया। अच्छा उसकी सारी प्रैक्टिस शॉट्स वगैरह देखे ना आप, वर्ल्ड कप वाली जो एक वीडियो आई थी, जी, वो सारी लेग, सारा कुछ ही लेग। वो वैसी आप उसका स्टांस देखें, जो ही बॉलर करीब पहुंचता है डिलीवरी के, वो 2 कदम आगे आ जाता है, ऑफ स्टंप पे आ जाता है, वहां से खेलता है लेग पे, हर चीज लेग पे मारता है। तो इसको ऑफ स्टंप को भी खेलने की दोबारा जरूरत है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका मेन ओपनर है, आपका मेन ओपनर है, ऑफ स्टंप पे अगर उसको नहीं है और वहां घबराता है तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत इशू है हमारे लिए। अच्छा ये बिल्कुल मतलब मेजर प्लेयर है हमारा, क्या कहती है सैरिश, टेस्ट कर लें फिर फखर को? हाँ कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे अगर बात वही है कि वी शुड थिंक कि हमारा एम या ऑब्जेक्टिव कि अगर हम एक टीम ऐसी बना रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलेगी तो हमें फिर अपने प्लेयर्स को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। अच्छा एक खबर आई है जी अभी अभी तस्नीम फॉर यू एज वेल कि न्यूजीलैंड गोना टूर पाकिस्तान 2022 और 2023 3 वनडेज 3 T20s विल बी द पार्ट ऑफ दैट गेम, सो इट्स अ बिग न्यूज़ अभी अभी आई है। No test No मैच test yet. matches? हाँ जी, They were originally supposed to be a test match tour. That's what 2022 was supposed to be. I think so. 2022 would be the, I think, That was good what- year for Pakistan because England would be coming, Australia is coming, so New Zealand is coming. So far. हाँ और अभी So वेस्ट far. इंडीज ने so far. Yes, इंशाल्लाह आप आएंगे। क्या कहती है जी आप जल्दी इस पे कि ये न्यूजीलैंड भी आ रही है, वाह वाह, फाइनल से पहले ही उन्होंने कह दिया। देखिए जो न्यूजीलैंड करके गई है ना पाकिस्तान के साथ, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग इट, ठीक है, जब तक यहाँ पे आके पहली और आखिरी बॉल नहीं हो जाती, आई एम नॉट बिलीविंग इन एनी ऑफ टीम्स। कोई नहीं वो होटल में भी रह रहे हैं तो कोई over। देखिए हमारे चेयरमैन ने कहा था कि आपको बदला लेना है जाकर खेल कर, और अपना खेल को ऐसा बताना है कि लोग आपके पास आए खेलने के लिए। वो जिस तरह कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, तो क्रिकेट इज द बेस्ट रिवेंज। तो आप अच्छा क्रिकेट एट होम इज द बेस्ट। नहीं, आप अच्छी क्रिकेट खेलें तो खुद ब खुद लोग आपके पास आएंगे, और इंशाल्लाह ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कोई इशू नहीं है। हर दुनिया का हर बंदा जानता है कि इस पूरी गेम के यही प्लेयर्स आते हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर नहीं आए क्या? देखें न्यूजीलैंड की इसके बाद मुझे बताएं ना कोई सब यही खेल गुप्ते लाया है। न्यूजीलैंड की इस हरकत के बाद किसने इनकरेज किया न्यूजीलैंड को? किसी ने भी नहीं। हर एक ने उनको डिमोरलाइज किया, हर एक ने ये कहा कि इन्होंने गलत हरकत की है। तो इसलिए जो कहते हैं ना वो इखलाकी फतह वो हमारी, इंशाल्लाह वील गेट द लास्ट लाफ। वाह तस्नीम, लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू। I would be very curious to hear why there are no test matches in that series, because this series was originally supposed to be a test series. Yes. But of course, test matches require more commitment from a touring country. So I will see it as a apology for what happened when it has the requisite commitment. अच्छा तस्नीम एक चीज और, what do you see, A team और B team will be visiting Pakistan? I think this time A team. नहीं अब तो B team नहीं भेज सकते, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं भेज सकते। उनकी पूरी जो reputation है, it's about being the nice guys of cricket. So चले तस्नीम समर बहुत बहुत शुक्रिया, क्रिकेट कमेंटेटर न्यूजीलैंड से थ्रू आउट द टूर्नामेंट, हमारे पैनल का हिस्सा। सैरिश जमील हमारे पैनल का हिस्सा, क्रिकेट एक्सपर्ट, बहुत शुक्रिया सैरिश आपका। काशिफ शबीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारी हायर मैनेजमेंट जिसने इतनी शानदार प्रोडक्शन की और इतनी शानदार हमें टीम दी पीछे जो काम करती रही, अब्दुल मालिक जंजुआ साहब मेरे प्रोड्यूसर, उनका, मोहिब शाह हमारे पैनल प्रोड्यूसर, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स, हमारे CG ऑपरेटर्स, हमारे डायरेक्टर न्यूज़, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़, कंट्रोलर न्यूज़, हमारे तमाम तर लोग जो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे और मैं तो चाहूँगा न्यूजीलैंड जीत जाए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्ले फील्ड में होगी आपसे मुलाकात।